हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का अर्थशास्त्र में अध्याय 3 मुद्रा और साख करेंगे। सबसे पहले मुद्रा क्या होती है? मुद्रा विनिमय का एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किया जाता है, खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमें कोई भी वस्तु खरीदनी है, हम खरीदार या हमें क्रेता हैं और हम विक्रेता यानी बेचने वाले के पास गए। जब हमें जूते खरीदने, हम बेचने जूते वाले के पास गए, हमने उसको पैसे दिए, बदले में हम उससे जूते ले आएंगे। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग को की समस्या का समाधान करती है। तो आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के पास जो वस्तुएं हैं, उनको दोनों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो, तो इसे वस्तु आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहलाती है। जैसे कि उदाहरण लेते हम, क के पास जूते हैं और उसे गेहूं चाहिए। उसी प्रकार ख के पास जूते हैं, गेहूं हैं और उसे जूते चाहिए। तो ये आवश्यकता का दोहरा सहयोग है कि दो व्यक्तियों है, दोनों के पास जो वस्तुएं हैं, दोनों को एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है और दोनों खरीदने, अब एक दूसरे को बदले में खरीदने और की सहमति रखते हैं। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति है इस उदाहरण में कि क के पास जूते हैं, उसे बर्तन चाहिए। ख के पास गेहूं है लेकिन उसे कुर्सी चाहिए। और ग के पास बर्तन है लेकिन उसे जूते नहीं, कपड़े चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वस्तुओं का दोहरा सहयोग है आवश्यकता का, वो परिस्थिति नहीं बन पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हमें खरीदारी करनी हो तो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें दूर करने के लिए मुद्रा काम आती है। तो मुद्रा, जो खरीदार है उसको अगर बर्तन चाहिए तो वो बर्तन खरीदेगा, बदले मुद्रा देगा। इसी प्रकार ग उस मुद्रा से अपने लिए कपड़े खरीद लेगा। इसी प्रकार जो जूते वाला है क, उसे हम जूते खरीदेंगे और उस मुद्रा से उसको वो अपने बर्तन खरीद सकता है। और इसी प्रकार ख के पास गेहूं है, उस मुद्रा की सहायता से उसे बेचेगा और अब बदले में उसको कुछ कुर्सी की आवश्यकता है, मुद्रा से वो खरीद लेगा। तो इस प्रकार जो क्रेता और विक्रेता के बीच में जो संबंध है वो मुद्रा बनाती है। अब मुद्रा के लाभ क्या हैं? मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से छुटकारा दिलाती है। ये कम स्थान घेरती है, इसलिए इसे कहीं पर भी लाना ले जाना आसान है और मुद्रा को आसानी से किसी भी जगह विनिमय के लिए प्रयोग में किया जा सकता है। दोहरा सहयोग के बारे में हमने अभी पढ़ा। कम स्थान घेरती है मुद्रा, और इसकी बजाय यदि हम किसी वस्तु को ले जाएं, वस्तु के बदले वस्तु के लिए, तो उस समय वो वस्तु ज़्यादा स्थान घेरेगी, उसे लाना ले जाना इतना आसान नहीं होगा जितना कि मुद्रा है। और किसी भी स्थान पर हम मुद्रा के द्वारा विनिमय कर सकते हैं। मुद्रा का आधुनिक रूप। प्राचीन समय में जब मुद्रा नहीं थी तो क्रय विक्रय के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में उस समय मुख्य रूप से अनाज और पशुओं का प्रयोग किया जाता था, जिसके बदले में वो समय, यानी किसी क्रेता या खरीदार को कोई वस्तु चाहिए तो उसके बदले में अनाज या पशु वो विक्रेता को देता था, उसके बदले में अपनी वस्तु लेता था। उसके बाद हमारे पास आए सिक्के, जिसमें सोने, चांदी और तांबे की धातुओं के सिक्के थे। ये जो सिक्के थे, इनकी धातु का जो मूल्य और सिक्के का मूल्य समान होता था। तो इस प्रकार से ये सिक्के प्रचलन में आए और लोग द्वारा प्रयोग किए जाने लगे और मुद्रा के रूप में प्रयोग हुए। उसके बाद सिक्कों के बाद आए करेंसी या कागज़ के नोट। अब ये देखो, हमने अभी पढ़ा कि जो धातु के सिक्के थे वो, उनका मूल्य उस धातु के मूल्य के समान था, लेकिन जब कागज़ के नोट आए तो क्या उस कागज़ का मूल्य
उस नोट पर जो अंकित मूल्य है उसके समान है, नहीं है। तो लेकिन ऐसी स्थिति में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार की तरफ से मुद्रा छापता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार जो करेंसी भारतीय करेंसी नोट जिसके पास है, वो उतने रुपए जितने उसका पर अंकित हैं उतने रुपए उसको देने का वचन करता है, यानी उसका मूल्य निर्धारित करता है और वायदा करता है कि जिसके पास ये नोट है उसको उसी मूल्य का चुकाने का वायदा भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये जैसे नोट है इस पे भारतीय रिजर्व बैंक है और देखो इस पे लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसके नीचे गवर्नर के हस्ताक्षर हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक करेंसी नोट प्रचलन में आए। अब हमारे पास जो आय होती है उस आय को में से जो अतिरिक्त शेष बचता है वो अतिरिक्त हम कहाँ रखते हैं, उसके हम बैंक में जमा करवाते हैं और उसे हम मांग जमा भी कहते हैं। जो बैंक में जो निक्षेप जमा होता है वो मांग जमा कहलाता है, जिसमें मूलधन और जो पैसा हमने जमा करा है उसे मूलधन कहते हैं और उस पर बैंक से मिलने वाला ब्याज दोनों का योग मांग जमा कहलाता है। तो बैंक में जमा की गई रकम जिसे आवश्यकता होने पर निकाला जा सकता है मांग जमा कहलाती है। एक अन्य मुद्रा का प्रचलित रूप भी है चेक। चेक किसे कहते हैं? चेक एक ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति के खाते से इस पर लिखे गए नाम से किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब जैसे ये चेक की पिक्चर है जिस पे ऊपर लिखा हुआ है तारीख और 10/6/2006 यानी 2006 का ये चेक है और कॉर्नर में लिखा है एसी पेई ओनली। तो ये इसका मतलब है कि ये किसी के जो व्यक्ति को दिया जाएगा ये उसके अकाउंट में ही पैसे जमा होंगे, ना कि उसको नकद के रूप में मिलेंगे। फिर जिसका व्यक्ति को हमें पैसे देने हैं उसका नाम, उसके नीचे जितने पैसे हमें उसको देने हैं, जैसे इसमें 57,000 ओनली और ये शब्दों में और इधर ये अंकों में लिखा है 57,000 रुपये। उस जिस व्यक्ति ने ये चेक दिया उसका खाता नंबर, जिस बैंक में उसका खाता उसका बैंक का नाम, उसका एड्रेस, उसके व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसने चेक जारी किया है और नीचे उसके चेक का नंबर और बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड इस पर छपे हुए हैं। तो इस चेक के द्वारा भी हम किसी भी व्यक्ति को अपने खाते में जो हमारे जो पैसे जमा हैं उनको किसी दूसरे व्यक्ति को हम दे सकते हैं। ये एक सुलभ तरीका है। अब आता है कि अतिरिक्त जो मुद्रा है वाले लोगों और जो जिन लोग ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बैंक मध्यस्थ की भूमिका किस प्रकार निभाते हैं। जो लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं उनको जमाकर्ता कहा जाता है और जिस पर बैंक उनको एक निश्चित ब्याज दर पर ब्याज देता है। और जो लोग ऋण लेते हैं उन्हें कर्जदार कहा जाता है और एक निश्चित ब्याज दर पर बैंक उनको कर्ज या लोन देता है। तो जमाकर्ता को दी जाने वाली ब्याज दर और कर्जदार से ली जाने वाली ब्याज दर के बीच का अंतर से ही बैंक की आय होती है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि क के पास 100 रुपये हैं जो उसने बैंक में जमा किए। उस 100 रुपये पर 8% की ब्याज दर से उसको ब्याज मिला और उसके मांग जमा हो गई 108 रुपये। इसी प्रकार ख को ऋण की आवश्यकता है, उसने बैंक से 100 रुपये लिए और बैंक ने ख को 12% की ब्याज दर से पर वो पैसे ख को दिए और उससे वापस पैसे लिए 112 रुपये। तो इस प्रकार से जो 100 रुपये क ने बैंक में जमा कराए थे और वो 100 रुपये ख ने लोन के रूप में लिए थे, तो ख से बैंक ने लिए 112 रुपये और क को दिए 108 रुपये। तो जो बैंक की आय वो 4 रुपये है वो
इसी प्रकार जो ब्याज दरों के अंतर के द्वारा होती है। इसी जो बैंक से हम ऋण लेते हैं उसी को हम साख कहते हैं। बैंकों द्वारा अपने पास जमा राशियों को ऋण के रूप में देना साख कहलाता है। जो बैंक के पास जो जमा राशियां हैं, जैसे जो कैन ने 100 रुपये जमा किए और उसने ख को दिए, तो जो बैंक के पास जमा राशि है जिसको लोन के रूप में या ऋण के रूप में दूसरे व्यक्तियों को प्रदान करता है, वो साख कहलाती है। अब ऋण की आवश्यकता हमें क्यों होती है? ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग प्रकार से हमें आवश्यकता ऋण की हो सकती है। पहले हम ग्रामीण इलाकों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक मुख्य व्यवसाय है, उसमें जो खासतौर जो छोटे किसान हैं उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसमें बीजों को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, खाद को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, आधुनिक कृषि उपकरणों को खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है, कीटनाशक दवाएं खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, पशुधन खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ सकती है, या कोई ज़मीन खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। इसके शहरों में जो ऋण की आवश्यकता होती है वो कोई घर या मकान खरीदने या बनाने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, गाड़ी खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, घरेलू उपकरण जो घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरण हैं उनको खरीदने के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है, या पढ़ाई के लिए ऋण की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ऋण की आवश्यकता के रूप अलग अलग है। अब जोखिम वाली परिस्थितियाँ किस प्रकार कर्जदार की समस्या को बढ़ा देती है और उसे कर्ज जाल में धकेल देती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको हम कि ख ने बैंक से 100 रुपये लिए कृषि करने के लिए। ख किसान है और उसने बीज और खाद के लिए 100 रुपये बैंक से ऋण लिया, ताकि जब फसल उसकी अच्छी हो जाएगी उसको बेचकर वो बैंक का लोन चुका देगा। बैंक की शर्तों के अनुसार ख को 12% ब्याज दर से 112 रुपये बैंक को वापस चुकाने थे, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण ख की जो फसल है वो खराब हो गई और वो अब ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। फसल खराब होने के कारण अब वो ऋण नहीं चुका सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अब ख क्या करेगा? या तो वो दोबारा से फसल उगाने के लिए उसको और ऋण की आवश्यकता होगी, या ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में या ऋण को पूरा करने के लिए उसको अपनी ज़मीन, मकान या का कोई हिस्सा बैंक में बेचकर बैंक का ऋण चुकाना पड़ेगा, या फिर और ऋण के लिए उनको गिरवी रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जोखिम वाली परिस्थितियों में व्यक्ति और अधिक कर्ज में दबता चला जाता है, और इसी प्रकार की परिस्थिति को हम कर्ज जाल कहते हैं। जब यानी हमने पहले किसी कार्य के लिए कर्ज लिया, उस कार्य में, व्यापार में हमें घाटा हुआ और उसके बाद हमें दोबारा से कार्य करने के लिए नए कर्ज की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार हम कर्ज में फंस जाते हैं और उसे हम पूरा करने के लिए हमें अपनी संपत्तियां, परिसंपत्तियां बेचनी पड़ सकती हैं। अब प्रत्येक जो बैंक जब ऋण देता है उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। उनमें पहली आवश्यक शर्त है ब्याज दर की। प्रत्येक बैंक एक निश्चित ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं। दूसरी होती है ज़रूरी दस्तावेज। जो भी बैंक को आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है वो कर्जदार से लेता है। भुगतान के तरीके भी ऋण लेने से पहले निर्धारित किए जाते हैं कि किस तरीके से भुगतान किया जाएगा। और समर्थक ऋण आधार, समर्थक ऋण आधार भी बैंक को लेते हैं। समर्थक ऋण आधार क्या होता है? जब ऋणदाता ऋण देने के बदले ऋण लेने वाले से समर्थक ऋण आधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिसे ऋण न चुकाने की दशा में बेचकर अपना ऋण वसूल कर सके। ऐसी संपत्तियां समर्थक ऋण आधार कहलाती हैं, जैसे भूमि, आभूषण, मकान इत्यादि। कि जब हम लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसके बदले में हम अपनी कृषि योग्य ज़मीन या मकान या अपने आभूषणों को हम गिरवी रखते हैं। तो वो जो परिसंपत्तियाँ, ताकि जो जिससे हमने ऋण लिया है, अगर हम किसी कारणवश
हम अपना ऋण नहीं चुका पाते हैं तो कर्जदार या ऋणदाता कर्जदार की परिसंपत्तियों को बेचकर अपना जो पैसा वो वसूल कर सके। इस प्रकार की परिसंपत्तियों को समर्थक ऋण आधार कहते हैं। अब है ऋण के स्रोत। ऋण के स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा है, ऋण के औपचारिक स्रोत और अनौपचारिक स्रोत। ऋण के औपचारिक स्रोत जो होते हैं वो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके विपरीत जो अनौपचारिक स्रोत हैं वो उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। ऋण के औपचारिक स्रोत की ब्याज दर कम व निश्चित होती है। इसके विपरीत अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज दर अधिक होती है व अनिश्चित होती है, यानी कि कम या ज़्यादा हो सकती है, वो निर्धारित नहीं होती। ऋण के औपचारिक स्रोतों के द्वारा कर्जदार का शोषण नहीं होता। इसके विपरीत अनौपचारिक स्रोतों में जो ऋण देने वाले हैं वो ऋण लेने वालों का शोषण करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों पर सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक निगरानी रखता है, उनकी ब्याज दरें निश्चित करता है, ऋण के लिए शर्तें निश्चित करता है। इसके विपरीत ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर कोई इसी प्रकार की निगरानी नहीं होती। ऋण के औपचारिक स्रोतों में ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाता। इसके विपरीत ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में ऋण वापसी के लिए अनावश्यक दबाव डाला जाता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों के उदाहरणों में हम ले सकते हैं बैंक और सहकारी समितियाँ। इसके ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, मित्र या अन्य व्यक्ति हो सकते हैं। अब हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, यानी बैंकों को के पास जो अधिशेष है वो अगर जमा कराना, जिस प्रकार हम अपनी अतिरिक्त मुद्रा बैंकों में जमा कराते हैं, उसी प्रकार यदि बैंकों को अपने अतिरिक्त पैसा जो जमा कराते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा कराते हैं, और यदि जब बैंकों को आवश्यकता होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। सरकार की तरफ से जो मुद्रा है वो बैंक जारी करते हैं। भारत में जो भी करेंसी नोट होते हैं, 1 रुपये के नोट को छोड़ बाकी सभी करेंसी नोट 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के रुपये के जो नोट हैं वो सभी करेंसी नोट भारतीय रिजर्व बैंक छापता है। ऋण की शर्तें निश्चित करता है। बैंकों के लिए जो ऋण की आवश्यक शर्तें होती हैं, वो ब्याज दर है या जो दूसरी शर्तें हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऋण वितरण पर निगरानी रखता है। बैंक जो ऋणों का वितरण करते हैं उस पर निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है, और जो बैंकों की नकद शेष राशि पर नज़र रखता है कि प्रत्येक बैंक को जितना उसके पास जो जमा किया गया पैसा है उसका 15% नकद के रूप में रखना बैंकों के लिए अनिवार्य है। तो इस चीज़ को निर्धारित करवाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों पर नज़र रखता है। ये हमारे जो करेंसी नोट हैं उसके उदाहरण है। ये देखिए, 1 रुपये का जो नोट है उस पर हस्ताक्षर हैं फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव भारत सरकार के हैं। इसके विपरीत अगर हम देखेंगे 5 रुपये पर भारतीय रिजर्व बैंक, ये देखिए ऊपर 1 रुपये पर लिखा हुआ भी है भारत सरकार, जबकि 5 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक, 100 रुपये के नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार 50, 500, 200 या 2000 रुपये के नोट पर को भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। हमने अभी पढ़ा सहकारी समिति। सहकारी समिति क्या होती है? सहकारी होता है मिलकर काम करना। तो सहकारी समिति क्या है? यह एक ऐसे लोगों का संघ है जो पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। उसमें किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता, बल्कि सभी के सामूहिक लाभ के लिए कार्य किया जाता है। इसमें संसाधनों को एकत्रित करके उनका अधिकतम उपयोग के लिए उनको योग्य बनाया जाता है, और जो भी लाभ प्राप्त होता है उस समूह के सदस्यों में उसे बांट दिया जाता है। अब ये देखिए, जो ग्रामीण परिवार हैं, ये 2003 के आंकड़ों के अनुसार है, ग्रामीण परिवारों में ऋण के स्रोतों के रूप में कुल ऋण का लगभग 52% हिस्सा ही
ऋण के औपचारिक स्रोतों से ग्रामीण इलाकों में मिलता है। बाकी शेष 48% ऋण के अनौपचारिक स्रोतों से ही उनको लेना पड़ता है। देखिए 25% बैंकों से, 27% सहकारी समिति, 1% भूस्वामी, 30% साहूकार, 3% व्यापारी, 7% रिश्तेदार दोस्त और 7% अन्य व्यक्तियों से ऋण लिया जाता है। इसलिए इसके शहरी क्षेत्रों में ये दिखा रखा है, जो नीला रंग है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों को दर्शाता है और बैंगनी रंग औपचारिक स्रोतों को दर्शाता है। जो गरीब परिवार हैं उनमें 15% व्यक्तियों को ही ऋण के औपचारिक स्रोतों से ऋण मिलता है। इसके विपरीत जो अनौपचारिक स्रोतों से गरीब परिवारों को ऋण 85% परिवारों को ऋण लेना पड़ता है। कम संपत्ति वालों में 53% ऋण के अनौपचारिक स्रोत से और 47% ऋण के औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। समृद्ध परिवारों में ये ऋण के औपचारिक स्रोतों का प्रतिशत बढ़ता हुआ 72% हो जाता है और अनौपचारिक स्रोतों से 28%। और अमीर परिवार ऋण के औपचारिक स्रोतों से 90% ऋण प्राप्त करते हैं और अनौपचारिक स्रोतों से 10% ही ऋण प्राप्त करते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को छोटे छोटे समूहों में संगठित करके उनकी बचत पूंजी एकत्रित करने पर आधारित होता है। यानी ग्रामीण इलाकों में लोगों के छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है और जो भी उनके पास बचत पूंजी है उसको एकत्रित करके उसके द्वारा उनकी लोगों की सहायता की जाती है। और उनको अब ये स्वयं सहायता समूह होते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं? गरीब लोगों को संगठित रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन लोगों को मिलकर इकट्ठे होकर कार्य करने के रूप में उनको प्रेरित किया जाता है, जिससे कि वो उन कार्य अपने सुचारू रूप से कर सकें। स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह बनाकर उनकी जो बचत पूंजी है उसके द्वारा नए रोजगार के अवसरों का सर्जन किया जाता है और उन लोगों को, स्वयं सहायता समूह के लोगों को अपने लिए स्वयं नए रोजगार सर्जित करने या स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वयं सहायता समूह के लोगों को स्वयं सहायता समूह शोषण से बचाता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो ऋण के अनौपचारिक स्रोत है वहाँ पर हमारा शोषण होता है, तो इस प्रकार के शोषण से स्वयं सहायता समूह लोगों को बचाते हैं। कर्ज जाल से बचाते हैं। कई बार जब कि जोखिम वाली परिस्थिति आ जाती हैं और स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य ऋण नहीं चुका पाता है तो स्वयं सहायता समूह उसकी दोबारा से मदद करता है और उसे कर्ज जाल से बचाने का प्रयास करता है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाता है। बहुत सारे जो स्वयं सहायता समूह महिलाओं के द्वारा गठित किए गए हैं और जिसके कारण महिलाओं को नए रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे महिलाएं स्वावलंबी बन पाती हैं। रोजगार के नए अवसरों का सर्जन करता है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा एकत्रित पूंजी के द्वारा नए रोजगार बनाए जाते हैं और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है। जो सामाजिक विषय हैं उन पर भी चर्चा होती है। स्वयं सहायता समूह में सामाजिक विषयों जैसे कोई सामाजिक कुरीतियाँ हैं या जो दूसरे जो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही है उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं, ताकि जो समस्याएं उनके समाज के सामने आती हैं उनको दूर करने के लिए उपाय ढूंढे जा सकें। स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया और उन्होंने इसके लिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नोबल कमेटी ने 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जो कि इनके स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए उनको ये नोबल पुरस्कार मिला था। तो ये हमारा अध्याय था। थैंक यू।